गोल घेरा बना लिया है और उसी पर गोल गोल घूम रहा है और उस गोल घेरे के अंदर जो है वही साहित्यकार है, बाकी नहीं है। और आपसे बस निवेदन ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं राइजिंग बिहार का साहित्य संपादक सिद्धेश्वर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि राइजिंग बिहार के इस यूट्यूब चैनल पर हम बीच बीच में आपके पास साहित्यकार से रूबरू तो कराते ही हैं, हम नए पुराने जो भी साहित्यकार हैं उनसे हम विचार भी जानना चाहते हैं। आज के समाज, आज से साहित्य से संदर्भित आज हम उपस्थित हैं देश के प्रतिष्ठित कथा लेखिका डॉक्टर उषा किरण खान, उनके आवास पर हम आए हैं ताकि हम उनसे रूबरू हो सके और उनकी बारे में, उनके जीवन के बारे में तो बहुत सारी बातें होती रही है, लोग जानते रहे हैं। हम आज साहित्य से संदर्भित उनसे दो चार सवाल करेंगे। सबसे पहले हम उषा किरण खान जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और इनसे तो हमारा परिचय बहुत बचपन से ही रहा है। उषा किरण खान जी, पहले हम जानना चाहें कि आप तो राइजिंग बिहार अखबार देखते रही हैं, आपको यह अखबार कैसा लग रहा है? सिद्धेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे इस विषय में प्रश्न किया है और मुझे आपका यह अखबार बहुत पसंद आता है। मैं आपके साहित्य पेज को बहुत पसंद करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साहित्य पढ़ने को पसंद करती हैं और हमारा यह उद्देश्य भी है कि बहुत सारी अखबार जहां साहित्य को बिल्कुल हाशिए पर ले गए हैं या ख़त्म ही कर दिए हैं, हम उस चीज़ को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप उषा किरण खान जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कथा में, आप तो ऐसे कविता भी आरंभ में लिखती रही हैं, लेकिन कथा के में आप कहानी सबसे पहले आपने कब लिखा और उसका प्रकाशन कब हुआ था? असल में कविताएं तो मैं बचपन से लिख रही थी, मंच पर कविता पढ़ती भी थी, लेकिन मैं इसीलिए कथा की ओर मुड़ी कि मुझे लग रहा था कि जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो सारी बातें कविता में आ नहीं पाती हैं। तो इसी के लिए मैं कथा में कुछ उन बातों को प्रस्तुत करना चाहती थी, इसीलिए मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने शुरू किया 1977 के बाद, समझिए 78 की शुरुआत में, और मेरी पहली कहानी 1978 में कहानी नाम की पत्रिका जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक श्रीपत राय जी थे, उसमें मेरी पहली कहानी छपी थी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और आज तो आप उस शिखर पर पहुंच गई हैं जहां साहित्य अकादमी जैसी संस्था भी आपको पुरस्कृत की है, आपकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित होकर देश भर में प्रतिष्ठित रही हैं। आपसे मैं यह भी जानना चाहूँगा कि आज मैं जैसा देख रहा हूँ, पहले जैसे महिला लेखन बहुत कम देखने को मिलती थी। मुझे अब ये नारी की स्वतंत्रता अधिक हो गई, इस कारण या किस कारण मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज महिला वर्ग लेखकों की अपेक्षा साहित्य सृजन में अधिक सक्रिय है। क्या इस बात को आप स्वीकार करती हैं और यह क्यों? सबसे पहली बात तो यह है कि महिलाएं पहले शिक्षित, मतलब कलम कागज लेके शिक्षित नहीं थी। देश की आज़ादी के साथ साथ महात्मा गांधी के आह्वान पर स्त्रियों की शिक्षा होने लग गई और स्त्री शिक्षा में खूब बढ़ोतरी हुई। जब स्त्रियां शिक्षा लेने लगी तो पढ़ने लिखने भी लगी। और ये तो आपको मालूम है कि आपने भी सबसे पहली कहानी अपनी नानी या दादी से ही सुनी होगी। तो महिलाएं तो पुरानी कथाकार हैं, कोई नई कथाकार नहीं है। तब है क्या, जो उस समय चूंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो सुनाती थी आपको कहानी, आज वो लिख पढ़ रही हैं तो कलम कागज उठा लिया है। आप गौर कीजिए कि आपकी कहानी, आप लोगों को कहानी नानी दादी ने अधिक सुनाया या दादाजी और नाना जी ने। तो इसीलिए महिलाओं पर ये आरोप मत लगाइए, वो पुरानी कथाकार हैं। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन सृजन के क्षेत्र में जैसे आप कहते कम पढ़ी लिखी थी, आज अधिक शिक्षित हो गई हैं महिला के क्षेत्र में, इसलिए क्योंकि लेखन तो शिक्षा का ही चीज़ है। जब आदमी लिखना पढ़ना नहीं चाहेगा। जी, अब अधिक लिख रही है और उसे आप बहुत संतुष्ट भी दिख रहे हैं, बल्कि आप क्या पूरे साहित्य समाज ही उससे बहुत संतुष्ट है।
अच्छा, एक चीज़ और है कि आज हम देखते हैं कि साहित्य में बहुत दिनों से राजेंद्र यादव जी जब हंस निकालते थे, अभी तो हंस छप ही रही निकाल रहा है, है। लेकिन बहुत शोर शराबा हम देखते रहे कि स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री विमर्श और तमाम तरह की इस तरह की जो बातें की जाती हैं, तो मुझे लगता है कि जिस प्रेमचंद कहानियाँ लिखा करते थे तो उस समय तो इस तरह के कोई विवाद या इस तरह की बातें नहीं होती थी। आज लोग भले जोर दे कि प्रेमचंद का लेखन दलित लेखन से संदर्भित है तो फन्ना है, फन्ना है, लोग जोड़ लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद ये सोच के लिखे होंगे। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि स्त्री विमर्श की जो बात की जाती है या महिलाओं से संदर्भित जो भी इस तरह की जो नारे लगते हैं, उसके बिना क्या साहित्य सृजन सार्थक नहीं की जा सकती? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो चौंकाने वाली हैं। आपने बहुत अच्छा हंस का नाम लिया, क्योंकि ये विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, ये सब जो है, ये सारा कुछ जो है एक नारा की तरह शुरू हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं, आप बहुत सारी पत्रिकाओं से जुड़े होंगे, हम लोग भी जुड़े रहते हैं, तो उसको पत्रिका चलाने के लिए भी विचार उछालते हैं, इसलिए ये विमर्श नाम दे दिया। वरना स्त्रियों के संबंध में अगर मन में पीड़ा नहीं हुई होगी तो प्रेमचंद ने क्यों स्त्रियों के संबंध में लिखा? क्यों उन्होंने निर्मला लिखा? क्यों सेवा सदन लिखा? जी जी। क्यों उनको झुनिया का और गोबर का दुख सालता है? दलित या स्त्री किसी का भी तो वो सब होता था, लेकिन आजकल नारा की तरह जो उछाल दिया है ये सही नहीं है। वरना विमर्श जो है वो तो होना ही चाहिए किसी के भी विषय में। जी जी। जब तक आप विमर्श नहीं करेंगे आप किसी भी ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे, मगर उसको नारा की तरह उछालना मुझे नहीं पसंद। मुझे लगता है कि ये कुछ कमजोर साहित्यकार कुछ ऐसा करते कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हाँ। या किसी तरह करने, वरना सृजन साहित्य पत्रिका को हाईलाइट करने के लिए आमतौर पे जी, जी। आप किसी पत्रिका में एक बड़ा सा कैप्शन लगाइए अपने राइजिंग बिहार में कि अब जो है सो हम ये विमर्श करने जा रहे हैं। अब 6 महीना वो लगाते रहिए, आपकी पत्रिका का बिक्री थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया बात आपने कहा उषा किरण खान जी। अच्छा, एक चीज, एक सवाल और हम करना चाहेंगे चलते चलते कि आज साहित्य की राजनीति तो शुरू से रही है और बल्कि आरंभ काल से भी लोग कहते हैं, लेकिन पहले इतनी नहीं थी जितनी साहित्य की राजनीति आज देखते हैं। आज लोग गुटबंदी में, खेमेबाजी में, अब जनवादी मंच है तो कौन मंच, तो कौन मंच है, कोई प्रगतिशील मंच, तो इस तरह। और सबसे बड़ी बात है कि गुट बनाना, खेमेबाजी करना तो एक अलग चीज़ है। ये लोग इस खेमे से बाहर के साहित्यकार को तो साहित्यकार समझते ही नहीं, और उनके भीतर जो साहित्यकार है भले वो उतनी बढ़िया सृजन न करता हो, वो श्रेष्ठ समझते हैं। तो यह जो है ये साहित्य को कितनी प्रदूषित कर रही है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? मैं तो इससे बहुत असहमत हूँ और लगातार मैं ऐसा कहती हूँ कि विचारधारा वाला जो साहित्य होता है वो साहित्य को कहीं नहीं ले जाएगा। और उसमें सचमुच आप कह रहे हैं कि एक गोल घेरा बना लिया है और उसी पर गोल गोल घूम रहा है, और उस गोल घेरे के अंदर जो है वही साहित्यकार है, बाकी नहीं है। जबकि उनका नाम उनके जाने के बाद कोई याद भी नहीं रखता है। इस तरह होता क्या है, जो प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं, जो अच्छी कृतियां हैं, वो दबी ढकी रह जाती हैं, और जो साधारण हैं उनको उछाल दिया जाता है। इस तरह साहित्य का कुछ भला नहीं हो रहा है। साहित्य का भला नहीं होता है, बिल्कुल सही बात कहा। अब देखिए, अभी हम चूंकि सोशल मीडिया के लिए आपसे हम भेंट वार्ता ले रहे हैं और यूट्यूब के दर्शक इसको देख भी रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कब से, आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, बड़े साहित्य का मतलब जो मुख्य धारा के हैं, वो पहले तो बहुत घिनौना करते थे, ये तो फेसबुक या कभी है फेसबुक या साहित्यकार, ये तो बहुत फालतू चीज़ें, साहित्य को खराब कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य को आम पाठक के करीब लाने में सोशल मीडिया आज इतनी सक्रिय रही, मुझे नहीं लगता कि आज के पहले कोई इतनी सक्रियता और कोई माध्यम से हुआ हो। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, मुझे तो ये जो है ये सोशल मीडिया की सक्रियता अच्छी लगती है। अच्छी इसलिए लगती है कि इसी में आपको सही गलत की भी पहचान हो जाती है। आपको अगर मान लीजिए कि कोई किसी को 1000 लाइक करता है, लेकिन उस लाइक की कीमत क्या है वो भी थोड़े दिनों के बाद पता चल जाता है। तो सोशल मीडिया जो है वो तो एक तरह से अच्छी चीज़ है, बल्कि ये कोविड काल में 2 वर्षों तक तो जीने का संसाधन रह गया ये। इसीलिए सोशल मीडिया में जिसको हम नहीं पहचानते हैं, जो टोरंटो में बैठी हुई हैं कोई साहित्यकार या बैठे हुए हैं, उनको भी हम अब पहचान रहे हैं और वो हमको पहचान रहे हैं।
तो सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह जो है, ये हमको लग रहा है हाँ, तो इसका इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए। इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए, वरना कोई अच्छा माध्यम भी बेकार हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत जो मुख्य धारा की पत्रिकाएं हैं उसमें सभी रचनाएं अच्छी ही छपती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह हमें चुनना है कि हम कहाँ अच्छी रचनाएं पढ़ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उषा किरण खान जी। एक सवाल देखिए, जल्द आपसे तो बहुत ढेर सारी बातें करने की इच्छा होती है, लेकिन अपनी भी सीमाएं होती है। मुझे लगता है मैं एक बात और करना चाह रहा था, क्योंकि मैं आपसे बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। बल्कि जब जैसा आप कहते हैं मैं हाफ पैंट पहन के आपके यहाँ आता था, और उस समय बहुत मैं पहली इंटरव्यू भी शायद मैं आपसे ही लिया था, जो प्रभात खबर में और सुपर विलेज में प्रकाशित हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ 1979 में हमने अपनी संस्था की स्थापना किया था, भारतीय युवा साहित्यकार परिषद का, और उस समय से मैं सतत प्रयास करता रहा हूँ आज तक कि मैं नई प्रतिभाओं को सामने लाऊं। जबकि आज बहुत सारे ऐसे साहित्यकार, जब मेरी कहानियां, मेरी रेखाचित्र हंस आजकल तमाम पत्रिकाओं में छपने लगे हैं, तो कहते हैं सिद्धेश्वर जी, आप नई प्रतिभाओं को जो आप इतना श्रम लगाते हैं, श्रम बर्बाद करते हैं, वह आपका समय बर्बाद होता, आप खुद को अपने ऊपर केंद्रित कीजिए तो आप शायद ज़्यादा बेहतर समझिएगा। जबकि मुझे लगता है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जब हम दूसरे के लिए जी सके तो वही जीवन सार्थक होता है। ये मेरे भीतर की पीड़ा है। आप तो हम शुरू से देखते रही हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? क्या युवा प्रतिभाओं को, नई प्रतिभाओं को आगे लाना, मंच देना, क्या अपने श्रम की, अपने समय की बर्बादी है? समय की बर्बादी नहीं है, क्योंकि कोई अकेले नहीं जीता है। आपके पहले भी सैकड़ों साहित्यकार हुए हैं, सैकड़ों साल से, आपके बाद भी होंगे। आपका यही दायित्व है कि आपके दायरे में जितने लोग हैं उनको आप, अगर संभव हो आपसे, तो आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आपको याद होगा कि आप जब सचमुच में हाफ पैंट पहनते थे, छोटे बच्चे थे, और आप जो कविता लिखते थे, जैसी भी लिखते थे, बच्चा लिखता है जैसा, उसके तीन कोने पर जो चित्रांकन करते थे और तब हम लोग को दिखाते थे। उसके बाद कोई नई नई पत्रिका आप लोग छापते थे, जो लघु पत्रिकाएं, और लघु पत्रिकाओं का आपने एक सम्मेलन किया था, जिसको मैंने और शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव ने, दो लोगों ने उद्घाटन किया जाके। हाँ, आप लोग इतने छोटे छोटे थे, लेकिन आप सोचिए कि अगर उतने छोटे नवोदित बच्चों को शैलेंद्र जी जैसे सीनियर प्रोफेसर, और हम भी उनसे थोड़े ही जूनियर थे, और हम लोग जब नहीं आप लोगों के सर पर हाथ देते तो आपका तो मुरझा जाता। तो एक फूल मुरझा जाता है। आप लोगों को लगता है कि बेकारे काम कर रहे हैं, प्रोफेसर लोग तो हम लोगों को नहीं पसंद किए। तो इसी तरह यदि आपके जैसा साहित्य, अब जिस मुकाम पर आप हैं, साहित्यकार वगैरह, अगर किसी के सर पर हाथ रखता है और उसको कोई रास्ता दिखाता है तो वो अच्छी बात होती है, क्योंकि आप तो गोली चलाना नहीं सिखा रहे हैं उसको। आप गोली दागो तो नहीं न कर रहे हैं किसी को, आप तो शब्द लिखना सिखा रहे हैं, आप कूंची पकड़ के चित्र बनाना सिखा रहे हैं। तो आप अगर आगे ऐसे नहीं बढ़ाएंगे तो ये समाज कैसा बनेगा? संस्कृति बहुत सही सोच आपकी है, बहुत सकारात्मक सोच है, बहुत बढ़िया। और आपका यही हौसला अफजाई, निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद और आपका यह जो मुझे प्रेरणा मिली, शुरू से आशीर्वाद मिला, वह मुझे आज जो भी सफलता मुझे जो कुछ भी मिली है वह उसकी देन है। हम आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं उषा किरण दीदी। और चलते चलते आप नई प्रतिभाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? नई प्रतिभाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि तरह तरह की जो पत्रिकाएं निकल रही हैं और तरह तरह के जो किताब हैं, या यूट्यूब में भी ऐसे आपके सोशल मीडिया में अच्छी बुरी बहुत बातें होती हैं, लेकिन आप अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी साहित्य की रुचि में, संस्कृति में वृद्धि हो। मैं यही कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस छोटी सी इंटरव्यू में अपनी इतनी महत्वपूर्ण बात प्रस्तुत करने के लिए। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे यूट्यूब के चैनल जितने लोग देख रहे हैं। और दोस्तों, हम पुनः अगले किसी साहित्यकार, नए पुराने साहित्यकार को लेकर आपसे हम रूबरू कराएंगे। और आपसे बस निवेदन ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।